हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एलिगेशन का लेक्चर नंबर 4। पहले 3 लेक्चर के अंदर मैं काफ़ी कुछ एलिगेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। आज हम करेंगे जो थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एलिगेशन का कैसे यूज़ होता है। फिर उसके बाद मैं बॉलिंग एवरेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं एवरेज के अंदर, और उसको एलिगेशन से कितनी आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। फिर एनिमल बेस्ड क्वेश्चन आपने सुने हैं कि एक खरगोश की इतनी जो है ना टांगे होती है, कबूतर की इतने टांगे होती है। ऐसे क्वेश्चन भी आपने बहुत किए हैं, हम उसको एलिगेशन से करना सीखेंगे। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कि एक शहर के अंदर मान लो मैन 8% बढ़ते हैं, वुमेन 4% बढ़ती है। टोटल पॉपुलेशन मान लो 5% बढ़ती है, तो मैन और वुमेन का रेशो निकालो। ठीक है, ऐसे। फिर सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सब कंसेप्ट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं कि जो इन टॉपिक्स के अंदर आपको मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं उनको हम एलिगेशन का यूज करके कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो बिल्कुल सेम मैंने लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया है, वही क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है एक आदमी ने 2 चेयर और 3 टेबल खरीदी 24,000 रुपये में। उसने सभी चेयर को 20% के लॉस पे और टेबल को 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ चेयर और यहाँ लिख देता हूँ मैं टेबल। चेयर को बेचने से इसको क्या हुआ, 20% का लॉस, तो लॉस होता है उसको माइनस लिख दो। टेबल पे 25% का प्रॉफिट प्लस लिख दो। ओवरऑल क्या हुआ, ड्यूरिंग द होल सेल ही गेट ए प्रॉफिट ऑफ 2400। देखो ये रुपए में दे रखा है आपको। मैं कहता हूँ ओवरऑल भी आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लो। 2400 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 24,000 पे, क्योंकि टोटल सीपी कितनी है 24,000। तो ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कितना है, 10% है। ओवरऑल उसको 10% का क्या हुआ है प्रॉफिट। तो आप यहाँ से किसका रेशियो निकाल सकते हो, बताओ, सीपी का रेशियो निकाल सकते हो डायरेक्ट। किसकी सीपी, जितनी भी उसने चेयर खरीदी है 2 और जितनी भी उसने 3 की 3 टेबल खरीदी है उनका रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, 25 और 10 का गैप कितना होता है, 15। 10 और -20 का गैप कितना होता है, 30। तो ये रेशियो कितना आ गया आपका, 1:2। इसका मतलब ये है क्वेश्चन में कि इनकी सीपी का रेशियो अपने को पता लग गया। अब टोटल सीपी कितनी है बताओ मेरे को, 3। टोटल 3 है, 3 की वैल्यू 24,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 8 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16,000। लेकिन ये एक टेबल और एक चेयर की वैल्यू नहीं आई, ये 8,000 चेयर की वैल्यू आई है। लेकिन कितनी चेयर है बताओ, 2। ये 16,000 कितनी है, 3 टेबल की वैल्यू है। आपसे पूछा है फाइंड द सीपी ऑफ ईच चेयर, चेयर का सीपी निकालना है। तो चेयर कितनी है 8,000 की, कितनी चेयर आती है बताओ, 2। तो यानी कि 2 से इसको भाग कर दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका 4,000। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करा दिया कि आपको टेबल के ऊपर अलग प्रॉफिट दे रखा है, चेयर के ऊपर अलग से लॉस दे रखा है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 10% है। तो इससे आपको सीपी का क्या मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा। जितनी भी चेयर है जितनी भी टेबल है उनकी सीपी का रेशो तो आप अलग अलग से निकाल लो। कॉस्ट प्राइस टोटल चेयर का, टोटल टेबल का। चेयर का कॉस्ट प्राइस आ गया 8,000 और कितनी चेयर है 2, तो हर एक चेयर कितने की आएगी 4,000 की। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें क्या कहता है देखो पढ़ो कि एक शॉपकीपर हैव 100 kg ऑफ राइस, उसके पास 100 किलोग्राम राइस है। ही सेल्स 25 किलोग्राम एट सम प्रॉफिट, उसने कुछ प्रॉफिट पे बेचे, कितने पे बेचे हमें नहीं पता, 25 किलोग्राम। एंड सेल्स द रिमेनिंग पार्ट एट 8% प्रॉफिट। इस तरह से उसको 10% प्रॉफिट हुआ किस पे, ओवरऑल पूरी ट्रांजेक्शन में। देन फाइंड एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट ही सोल्ड 25 किलोग्राम राइस, जो उसने पहले 25 किलोग्राम है ना, वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे ये बताना है। देखो टोटल 100 किलोग्राम राइस थे, एक 25% यानी कि 25 kg, दूसरा कितना हो गया 75 kg। मैंने बताया था क्वांटिटी के मेरे को हमेशा रेशियो से मतलब होता है, कितना आ गया 1:3। यानी कि ये 1 पार्ट इसने कितने में बेचा बताओ, 25 किलोग्राम राइस कुछ प्रॉफिट पे। ठीक है, कुछ प्रॉफिट का मतलब मेरे को नहीं पता, x मान लिया। बाकी का पार्ट यानी कि ये 3 पार्ट 8% पे, और ओवरऑल कितना हुआ इसको 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो बताओ x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, x प्लस में 8 थी 24 और ये कितना हो गया, रेशियो का सम 4 को उधर मल्टीप्लाई करोगे, x कितना आ गया आपका 16। कहने का मतलब x ये जो वाला पार्ट है ये इसने 16% के प्रॉफिट पे बेचा है। और यही तो पूछ रखा है कि जो 25 किलोग्राम राइस है वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे, वो 16% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसका मतलब मैं आपको पहले ही एलिगेशन के अंदर बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि 1 और 3 ये x, ये 8 और यहाँ पे 10। इसका मतलब होता है कि क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं 4। इन्होंने पार्टी के लिए प्लान बनाया कि 4 हम बच्चे हैं और ओवरऑल हमारे पास जो एवरेज होगी ना वो कितनी होगी 10 रुपये की। यानी कि हम नेक्स्ट डे अगर अलग अलग सब बच्चों को इक्वल पैसे दे दें तो हर एक को 10 मिलेंगे। तो हिसाब लगाया कि 4 बच्चे के हिसाब से 10 यानी कि टोटल 40 रुपये होने चाहिए। ये बॉयज़ है और ये क्या है गर्ल्स। गर्ल्स बोले कि हम आपस में
तीनों 8-8 रुपये लेके आएंगे, तो मतलब 8 थी 24, तो 24 तो ये ले आए। तो बॉयज़ कितने लेके आएंगे? 16 रुपये। बॉयज़ है कितना? एक, तो सारे पैसे किसको लेके आने पड़ेंगे? 16 के 16 रुपये उसी बॉयज़ को। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होता है? आंसर होता है। आपको बेसिक समझ भी होनी चाहिए चीज़ों की। तो मैं ओरली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था कि 4 गुणा में 10 40, 40 में से मैं ये 24 घटाऊंगा तो कितने आएंगे? 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16। मेरे को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको तब पता लगेगा चीज़ें जब आप उनको हटके चीज़ों के बारे में सोचोगे, रियल लाइफ से उसको जोड़ के देखोगे कि कैसे चीज़ें काम करती है। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस पढ़ने से, परसेंटेज पढ़ने से देखो मैथ नहीं आएगा। इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। इसमें कहता है मनीष ने 25 किलोग्राम राइस खरीदे 32 के हिसाब से और 15 किलोग्राम राइस खरीदे 36 के हिसाब से। ये हो गया। एट वट प्रॉफिट डिड ही गेट व्हेन ही मिक्सड द टू वेराइटी, उनको बेच दिया, एंड सोल्ड इट एट रुपीज़ दिस पर केजी। इसने 40.20 के हिसाब से बेच दिए। मैं कहता हूँ आप पहले है ना ये निकाल लो कि उसके मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या है, क्योंकि मिक्सचर के कॉस्ट प्राइस आपको पता लग जाएगा। सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट पता लग जाएगा ना आपको। तो पहले अपना टारगेट क्या है? मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालना। बताओ चावल कितने हैं? 25 केजी तो ये है, क्वांटिटी है ये। ठीक है, एक तरह के चावल, टाइप ए के चावल, ये टाइप बी के चावल। और टाइप बी के कितने बताओ? 15 केजी है। लेकिन मैंने आपको बताया था क्वांटिटी का मेरे को एग्जैक्ट क्वांटिटी से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है रेशो से। ठीक है, ये रेशो कितना आ गया? 5:3। ये इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है बताओ? 32 रुपये के हिसाब से, और ये कितने हैं? 36 के हिसाब से। तो क्या यहाँ से मैं ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस है वो निकाल सकता हूँ? किसकी सीपी निकाल सकता हूँ मैं? बताओ। मिक्सचर की। मेरे लिए बहुत है, निकालना आसान है। 32 पंजे 160, 36 दिए कितने होते हैं? 108, डिवाइड बाय 5 प्लस में 3। ठीक है, मैं बिना एरिगेशन के भी इस मेथड से बहुत आसानी से निकाल लेता हूँ। ये कितना आ गया? 260, 268। 268 को 8 से क्या कर दो? भाग कर दो। 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 4 6 के 24, 4 से थे 28, और 4 से भाग करोगे 2। यानी कि आपका ये क्या आ गया मेरे को बताओ? सीपी आ गया किसका? मिक्सचर का। ये मिक्सचर का सीपी आ गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 35, 34, 33.5 बोलते हैं। ठीक है, 33.5। यानी कि कहने का मतलब 33.5 का आपका सीपी आया, और बेचा कितना आपने? 40.2 में। यही तो बात है। या मैं क्या करता हूँ, मेरे को तो प्रॉफिट परसेंट ही तो निकालना है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। आप कह दो 335 वाली चीज़ कितने में बेची? 402 में बेची। कितने का प्रॉफिट हो गया बता दो मेरे को आप? 65 और 2 67। 67 का प्रॉफिट हो गया आउट ऑफ 335। इंटू में क्या कर दो? 100। ये 5 बार कट रहा है, तो ये 5 20 पे कटेगा। कितना आ गया आपका? 20% का प्रॉफिट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मुझे बिल्कुल आसानी से पता है कि आपको जब रेशियो निकालना है, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो आप इस पॉइंट को गायब भी कर सकते हो। आप 10 वाला सामान 12 में बेचोगे तब भी 20% का प्रॉफिट होगा। अगर इनके आगे आप एक जीरो लगा दोगे तब भी 20% का, एक जीरो और लगा दोगे तब भी 20% का। परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 33.5 वाली चीज़ आप 402 में बेचो, या 335 वाली चीज़ आप 402 में बेचो, क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट दोनों में क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो मैं इसलिए कैलकुलेशन को आसान करने के आपको मेथड बताऊंगा। यहाँ शायद मैं 402 बोल गया, 402 नहीं, कितना है ये? 40.2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन हमारा पिछला हमने किया। ए होलसेलर ब्लेंड्स टू वेराइटीज ऑफ टी। मतलब कि वो दोनों क्या करता है? मिक्स करता है। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? मिक्स करना। एक की कॉस्ट है 60 रुपये पर किलो, और दूसरे की कॉस्ट है 105 रुपये पर किलो, और उसने किस क्वांटिटी, किस रेशो में मिक्स किया? इतने में। ठीक है, और उसने बेच दिया कितने में? 100 में। आपको प्रॉफिट परसेंट बताना, बिल्कुल एज इट इज पीछे वाला क्वेश्चन है। आप पहले क्या निकालो? सीपी ऑफ मिक्सचर निकालो। पहली की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 60। पहले तो रेशो लिख दो। रेशो कितना आपका? 7:2। ये आती है 60 रुपये पर केजी, और ये आती है आपकी 105 रुपये पर केजी। तो आप सीपी ऑफ क्या निकाल लो? मिक्सचर। कि मिक्सचर का सीपी कितना होता है बताओ? इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 420, और ये कितना आएगा आपका? 210, और नीचे कितना आता है आपका? 7 प्लस में 2, और ये आपका आ जाएगा कितना? 630। 630 को 9 से भाग करोगे 70। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको 70 रुपये का कॉस्ट प्राइस है मिक्सचर का, और 70 वाली चीज़ आपने बेच दी कितने में? 100 में। क्लियर लिख रखा है। यानी कि प्रॉफिट कितने का हो गया बताओ? 30 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं हम, कितना आएगा? 30/70 इंटू में 100, यानी कि 3/7, 300/7 आएगा। 7 4 जा, और 7 2 जा, और 6/7, 42 एंड 6/7। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर होएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका
ए शॉपकीपर हैव 66 kg ऑफ राइस, उसके पास 66 किलो राइस है। उसने क्या किया, इसमें से एक पार्ट 15% लॉस पे बेच दिया और दूसरा 45% प्रॉफिट पे बेच दिया, और इस तरह से ओवरऑल उसको 15% का क्या होगा, गेन। मेरे को तीनों चीज़ें दे रखी है, दोनों पार्ट का अलग अलग प्रॉफिट लॉस भी और ओवरऑल भी। इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ कि इन 66 किलो में से इनका कितने परसेंट, कितना पार्ट तो इसने 15% लॉस पे बेचा और कितना 45% प्रॉफिट पे, उसका मैं रेशो निकाल सकता हूँ। रेशो ही मेरे को जब मिल गया, टोटल क्वांटिटी भी मेरे को पता है, तो मैं दोनों अलग अलग भी निकाल सकता हूँ। पार्ट ये पहला पार्ट, ये भी दूसरा पार्ट। इसको 15% लॉस पे, लॉस के लिए माइनस लगाओ, 45% प्रॉफिट के लिए प्लस, ओवरऑल 15% प्रॉफिट यानी कि प्लस का साइन लगाओ। ठीक है, आप इनका क्या निकालो, रेशो। 45 और 15 का गैप कितना होता है, 30। 15 और -15 का गैप भी कितना होता है, 30, यानी कि इक्वल आ गई ये क्वांटिटी, तो इक्वल आ गई। इसका मतलब टोटल 66 थी, 33 ये हो गए और 33 ये हो गए। कुछ भी पूछे आपसे, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस विच इज सोल्ड एट 15% लॉस। लॉस पे यानी कि इस पे कितनी बेची है, 33 kg। तो इस क्वेश्चन को तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधा 33 है तो सीधा आंसर क्या लगा देना, 33 लगा देना। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहता है, ये वही बिल्कुल एज इट इज़ पीछे वाला क्वेश्चन है। ये कहता है एक शॉपकीपर के पास 65 किलो दाल है और उसने एक पार्ट को 8% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 18% प्रॉफिट पे। इस तरह से ओवरऑल उसको कितना हुआ, 14% का प्रॉफिट। आपको वो क्वांटिटी बतानी है कि इसने 8% के प्रॉफिट पे कितनी मात्रा बेची। तो मैं कहता हूँ एक पार्ट ए एक पार्ट बी, इसको 8% प्रॉफिट पे, इसको 18% प्रॉफिट पे। ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, इसको 14%। 14 और इसका गैप कितना होता है, 4, इसका गैप कितना होता है, 6, यानी कि कितना आ गया आपका, 2:3। अच्छा, क्वांटिटी का रेशो आ गया कि 8% प्रॉफिट पे इसने अगर 2 किलो बेची है तो यहाँ पे कितनी, 3 किलो बेची है। 2 और 3 कितने होते हैं, 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 65, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी होगी बताओ फिर, 13 kg होगी। तो ये 13 दूनी 26, 13 तिये 39। आपसे किसकी पूछी है, 8% प्रॉफिट, यानी कि 26 kg ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज पीछे वाला क्वेश्चन था। इसमें भी सेम है। एक ट्रेडर के पास 2000 किलो राइस है, 2000 किलो। उसने एक पर 10% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरा पर 16% प्रॉफिट पे। ओवरऑल उसको 14.2% का प्रॉफिट हो गया। तो बताओ 10% प्रॉफिट पे उसने कितने चावल बेचे। तो वही क्वेश्चन, पहला पार्ट ए दूसरा पार्ट बी। ठीक है, ये 10% प्रॉफिट पे, ये 16% प्रॉफिट पे, और ओवरऑल इसको कितना हो गया, 14.2% का प्रॉफिट। आप चाहो तो क्या कर लो, 10 से मल्टीप्लाई भी कर लो। अगर आप फ्रैक्शन से बचना चाहते हो, पॉइंट से बचना चाहते हो, आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अपने दिमाग में आप ये मानो कि ये 142 है, ये 160 है और ये 100 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का गैप कितना होता है बताओ, 18। इनका गैप होता है 42। 6 पे काट दो, 6 3 बार, और ये कितना आ गया आपका, 7 बार। ठीक है, ये आ गया। ये किसका रेशो आ गया, क्वांटिटी का। आपको निकालना क्या है, सिर्फ 10% वाला, यानी कि पहले वाली वैल्यू निकालनी है। तो निकल गई है। तो 3 और 7 कितना होता है, 10। 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बताओ, 2000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 200। 1 की वैल्यू 200, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 600। तो 10% प्रॉफिट पे आपने कितने किलो चावल बेचा है, 600 किलोग्राम। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 3 हमने लगातार एक जैसे क्वेश्चन कर लिए। तो अब क्वेश्चन आते हैं बॉलिंग के ऊपर बेस्ड, बॉलिंग एवरेज के ऊपर। तो मैंने प्रॉफिट लॉस के आपको सारे क्वेश्चन करा दिए एलिगेशन में। जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन पे आप एलिगेशन लगा सकते हैं ना, मैंने आपको सारे करवा दिए। ठीक है, अब आते हैं एवरेज टॉपिक। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा उसको भी, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है एवरेज के अंदर, बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज वाले क्वेश्चन में बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि एलिगेशन लगा के कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले मैं इसका बेसिक फंडा बताता हूँ कि बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या होता है, ये होती क्या है। ठीक है, पहले आपको सब कुछ पता होना चाहिए। देखो, जब थ्योरी पता होगी ना किसी भी कॉन्सेप्ट की, तो आपको मजा आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। बॉलिंग एवरेज का मतलब होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक बैटिंग एवरेज अलग चीज़ होती है, बॉलिंग एवरेज अलग है, दोनों बिल्कुल अपने आप में डिफरेंट है। बॉलिंग एवरेज होती है, वो निकाली जाती है एक बॉलर की। जैसे क्रिकेट की टीम होती है, क्रिकेट टीम के अंदर कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता है। कुछ क्या होते हैं, बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बॉलिंग एवरेज का क्या मतलब होता है। जैसे मैं कहता हूँ एक बॉलर है, मान लो इंडियन टीम में बुमराह, जसप्रीत बुमराह एक बॉलर है। ठीक है, ये है इसकी, जसप्रीत बुमराह की मान लो जो बॉलिंग एवरेज है, अगर हम ये कहें कि इसकी बॉलिंग एवरेज है कितनी, मान लो 18 की, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक विकेट बॉलिंग। देखो, बॉलर का मतलब सीधा सीधा है, उसको टीम में रखा जाता है किस लिए, मेनली कि वो विकेटें ले। ठीक है, तो बॉलिंग एवरेज भी इसी चीज़ पे डिपेंड है कि
एक विकेट लेने के लिए वो 18 रन खर्च करता है। मतलब कि मान लो बुमराह ने 5 ओवर फेंके, 5 ओवर के अंदर उसने 18 रन दिए और एक विकेट ले ली, तो इसकी बॉलिंग एवरेज कितनी होगी? 18 रन की। इस बॉलिंग एवरेज 18 का मतलब ये होता है, इसका मीनिंग, बस आज के बाद आप ये मीनिंग ध्यान रखना, आपको सब कुछ कहानी क्लियर हो जाएगी। इसका मीनिंग है कि एक विकेट के लिए, एक विकेट लेने के लिए बुमराह को 18 रन खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, 18 रन खर्च करने पड़ते हैं। ओवर की कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बस रन कितने दिए इसने? 18 दिए, यानी कि अगली विकेट भी ये जो लेगा वो 18 रन देने के बाद लेगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये तो पक्का नहीं होता, लेकिन एवरेज का मतलब ये होता है ना कि हर विकेट के लिए ये 18 रन खर्च करता है। अब आप मेरे को ये बता दो कि बॉलिंग एवरेज जितनी ज़्यादा होगी वो अच्छा है एक बॉलर के लिए, या जितनी कम होगी वो अच्छा है? आप खुद देख लो। मैंने कहा कि बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या होता है कि एक विकेट लेनी है ना अगर उसने, तो उसको 18 रन खर्च करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये पैसे, मान लो उसकी जेब में पैसे है, कहता है अगर आपको एक विकेट चाहिए ना तो अपनी जेब से 18 रुपये निकाल के दो। तो आप ये बताओ, एक बॉलर की तो एवरेज है 18 और एक बॉलर की एवरेज है 13, अच्छा कौन है? 13 वाला, क्योंकि दूसरे बॉलर को एक विकेट के लिए सिर्फ 13 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, बुमराह को कितने खर्च करने पड़ते हैं? 18। तो बताओ बुमराह की बॉलिंग एवरेज अच्छी थोड़ी है, अच्छी तो किसकी है? जिसकी 13 है। तो यानी कि इसमें इम्प्रूवमेंट, अगर आपको अपनी बॉलिंग एवरेज में इम्प्रूवमेंट करनी है, इसका मतलब क्या हुआ? इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? बॉलिंग एवरेज का कम होना। बॉलिंग एवरेज जितनी कम होगी उसी को क्या बोलते हैं? हम इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन में मान लो आपको कह दे कि एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज पहले 22.4 थी, 22.4 थी और इसमें इम्प्रूवमेंट होगी कितनी? 0.6 की। तो बताओ न्यू बॉलिंग एवरेज कितनी होगी? न्यू बॉलिंग एवरेज, तो आप इसमें जोड़ मत देना कि इंप्रूवमेंट हुई है तो प्लस नहीं। मैंने क्या बताया? बॉलिंग एवरेज इंप्रूव होने का मतलब अच्छी होगी, और बॉलिंग एवरेज अच्छी कम मानी जाती है वो जितनी कम होएगी। तो 0.6 की इंप्रूवमेंट का मतलब है 22.4 में से 0.6 घटाना है, तो कितना आ गया? 21.8। तो इस बात का मेरी आप ध्यान रखना कि इंप्रूवमेंट का मतलब होता है माइनस करना, क्योंकि बॉलिंग एवरेज जितनी कम होगी उतनी अच्छी मानी जाती है। तो इंप्रूव हुई है इसका मतलब अच्छी हुई है, और अच्छी का मतलब क्या होगा? फिर माइनस होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये कहूँ कि एक पारी में जसप्रीत बुमराह ने एक मैच खेला, वनडे मैच, उसमें इसने जो है ना 50 रन देकर और 5 विकेटें ले ली, 5 विकेटें ले ली। तो यहाँ पे उसकी बॉलिंग एवरेज बताओ, सिर्फ इस पारी की बात कर रहा हूँ मैं, इस पारी की जो बॉलिंग एवरेज होगी वो कितनी? 50/5 यानी कि 10 रन प्रति विकेट, 10 रन पर विकेट उसने क्या है? खर्च किए हैं। भाई एक विकेट ली पहले उसने, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इसके लिए 10 रन खर्च करे, सबके लिए 10-10 रन खर्च करे, तभी तो हम कहते हैं टोटल उसने 50 रन खर्च कर दिए और विकेटें कितनी ले ली उसने? 5। तो उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी की होगी? 10 की। तो ये बॉलिंग एवरेज का बिल्कुल बेसिक फंडा था, और मैंने बता दिया कि इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है बॉलिंग एवरेज कम होना। तो ये सारी चीज़ें थी इसकी बेसिक। अब मैं इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, और सबसे आसान मेथड एलिगेशन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर, ये बॉलर की स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक है, BOWLER। ठीक है, बॉल होती है BOWL, बॉल करना, तो ये बॉलर की स्पेलिंग होती है। तो एक बॉलर की जो बॉलिंग एवरेज है ना, इन सर्टेन इनिंग नहीं है ये क्या है? आपकी इनिंग्स है। इन सर्टेन इनिंग 26 रन, ये इनिंग्स है, मतलब कि कुछ पारियां उसने खेली है, उसके अंदर उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी है? 12.4 है, मतलब हर विकेट के लिए वो 12.4 रन खर्च करता है। फिर कहता है ही गिव्स 26 रन एंड टेक्स 5 विकेट इन नेक्स्ट मैच। अब उसने पहले जितने भी मैच खेले, हमें कोई मतलब नहीं है, पहले जितने भी मैच बुमराह ने आज तक खेले हैं उसके अंदर उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी है? 12.4 है। ठीक है, फिर आज इसने एक मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ मान लो, और उसने 26 रन देके 5 विकेटें ले ली। तो बताओ, देखो 26 रन देके 5 विकेटें, इसका मतलब ये 12.4 से तो अच्छी है, क्योंकि 26 रन देके अगर इसने 5 विकेटें ली है, इसका मतलब यहाँ पे इस पारी में इसकी बॉलिंग एवरेज कितनी है? 5.2, और वैसे कितनी है नॉर्मली? 12.4, यानी कि आज इसने पहले से अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, ऐसा करने से बताओ मेरे को, इसकी ओवरऑल जो बॉलिंग एवरेज होती है वो इम्प्रूव होएगी, या यानी कि कम होएगी बॉलिंग एवरेज, या बढ़ेगी? आप कहोगे जी इम्प्रूव होएगी, यानी कि इसने प्रदर्शन अच्छा किया है। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो हम बोलते हैं इसकी परफॉर्मेंस में क्या हुई है? इंप्रूवमेंट हुई है। तो इंप्रूवमेंट होएगी कैसे? आफ्टर विच हिज एवरेज बिकम्स 12 रन प्रति विकेट। तो मैंने बताया था ना, पहले कितनी थी? 12.4। अब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी की तो बॉलिंग एवरेज इसकी क्या होगी? इंप्रूव का मतलब क्या होता है? कम होना। ठीक है, बॉलिंग एवरेज में इंप्रूव का मतलब क्या होता है? कम होना। तो बताओ
हाउ मैनी विकेट्स हैड बीन टेकन टिल द लास्ट मैच, लास्ट मैच तक। देखो क्या है, उसने पिछले मैच तक, पिछले मैच तक का मतलब है जो इसने आज मैच खेला है ना उसको छोड़ के इससे पहले जो उसने मैच खेले थे वहाँ तक उसने बुमराह ने कितने विकेट लिए थे। तो बहुत इजी मेथड से मैं देखो करवाता हूँ। यहाँ आप लिखो पिछले मैच तक की बात, ठीक है, यहाँ पिछले मैच तक, और यहाँ हम लिखेंगे क्या, आज का मैच, करंट मैच, आज का मैच, ठीक है। यहाँ मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ ऑल प्रीवियस मैचेज, ऑल प्रीवियस, अभी तक जितने इसने मैच खेले हैं, ये क्या है, आज का मैच है। हम बात कर रहे हैं टुडेज मैच, करंट मैच की बात कर रहे हैं, ठीक है। पिछले मैच तक इसकी बॉलिंग एवरेज बता दो आप कितनी थी, 12.4 थी क्या, ये 12.4 है। आज जो इसकी बॉलिंग एवरेज है वो 26 रन देके 5 विकेटें ली, मतलब बॉलिंग एवरेज कितनी है, 5.2। ये मैच कितना है बताओ मेरे को, एक मैच है ये, कितना मैच है, एक। और इस तरह से इसकी ओवरऑल एवरेज कितनी होगी बताओ, 12। मैं क्या नंबर ऑफ मैचेस की संख्या का रेशियो निकाल सकता हूँ क्या, देखो 12 में से आप क्या करो, इनको 10-10 से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने कह रखा है ना आपको पॉइंट हटा दिया करो, मेरे को पॉइंट अच्छे नहीं लगते इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, 10-10 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी। अब इसका गैप कितना होगा, 4, इन दोनों का गैप 48, 48 और 20 कितने होते हैं, 68, यानी कि काटूंगा मैं इसको 17 रेशियो कितना आ गया, 1। इसका मतलब ये पता है क्या आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ विकेट्स का रेशियो, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ विकेट्स का रेशियो। इसका मतलब अभी तक जितने पहले मैच खेले थे उसमें अगर इसने 17 विकेटें ली है तो आज के मैच में इसने विकेटें कितनी ली है, 1। लेकिन आप कहोगे सर ये 1 नहीं ली इसने तो कितनी ली है, 5 ली है। तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 5। इन 17 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 17 पंजे 85, यानी कि अभी तक जो इसने मैच खेले थे उसमें इसने 85 विकेटें ली थी, और आज के मैच समेत इसने कितनी ले ली, 90 विकेटें। लेकिन आपसे पूछा क्या, पिछले मैच तक, ये बड़ी ध्यान से पढ़नी है लाइन, तो इसका आंसर कितना आएगा, 85 आएगा, क्योंकि ये 5 विकेटें तो इसने आज ली है, पिछले मैच तक उसने कितनी विकेटें ली होगी, 85। तो ये जो रेशियो आएगा ये आपका किसका निकल के आएगा, नंबर ऑफ विकेट्स का। तो एलिगेशन बेस्ट मेथड है। अभी 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 24.85। कुछ इनिंग में, सर्टेन इनिंग नहीं है ये, इनिंग्स है, ठीक है। ये इनिंग्स वर्ड ही क्या होता है, सिंगुलर होता है अपने आप में। कुछ पारियां इसने खेली, मतलब कि वही मैं लिख रहा हूँ प्रीवियस मैच तक, ठीक है, प्रीवियस मैच तक। और ये क्या है, इसका टुडेज मैच, आज का मैच इसने खेला बुमराह ने, हम बुमराह की बात करेंगे हर बार। टुडेज मैच, उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी थी, 24.85 थी। आज उसने क्या किया, एक मैच खेला, 5 विकेटें ले ली उसने 52 रन देके। मुझे बताओ 52 रन देके अगर 5 विकेटें लेगा तो एवरेज कितनी होगी इसकी, 10.4 होगी क्या। आज की एवरेज 10.4, मतलब आज की एवरेज अच्छी है पहले से, ठीक है। और ओवरऑल इसकी जो एवरेज है वो क्या होगी, इम्प्रूव्ड बाय 0.85। मैंने बताया था ना 0.85 से अच्छी होगी, और अच्छी होने का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। पहले 24.85 थी, अब 0.45 से इम्प्रूव होगी, मतलब अब इसकी ओवरऑल एवरेज अच्छी होगी, कितनी, 24 होगी। अब आप मेरे को बता दो, फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर लास्ट मैच। वही पूछा इसने, पिछले मैच तक, यानी कि इस जो लास्ट मैच इसने आज खेला है इससे पहले तक उसने कितने विकेटें लिए थे, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन। मैं क्या कर रहा हूँ इसको, चाहे तो आप इसको सीधा ही कर लो, 24 में से ये माइनस करोगे बताओ कितना आएगा, 13.6 आएगा। और इसमें से ये माइनस करोगे कितना आएगा आपका, 0.85। आप 100 से क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आएगा 1360, ये 85, 17 पे काट दो, ये 80 और ये 5, ये आप 5 पे फिर काट दो, 16:1। तो मेरे को काटने में मज़ा आता है इसलिए मैंने इसको करके दिखा दिया, बाकी कैलकुलेशन आप जैसे मर्जी चाहे वो कर लो। अच्छा ये 1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 5, तो ये 16 की वैल्यू कितनी है, 80। इसने यही पूछा है कि पिछले मैच तक इसने कितने विकेट लिए हैं बताओ, 80 विकेट लिए हैं। अगर ये पूछे कि आज तक इसने टोटल कितने विकेट ले लिए तो हम कहेंगे 85, क्योंकि आज भी तो इसने 5 विकेट लिए ना, मतलब कि अंतिम मैच जब इसने खेला है उसके बाद इसके टोटल कितने विकेट हो गए तो हम कहेंगे क्या, 85 होएगी, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर वाज 23 इन हिज नेक्स्ट मैच, 23 रन्स। ये यहाँ तक खत्म हो गया सेंटेंस, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। फिर कहता है इन हिज लास्ट नेक्स्ट मैच, उसने अगला मैच खेला, 4 विकेटें ली उसने 28 रन देकर, और उसकी बॉलिंग एवरेज इंप्रूव होगी किससे, 1 रन से। इंप्रूव होने का मतलब पहले उसकी एवरेज 23 थी तो अब कितनी होगी, 22। ये मैं हर बार आपको बात बता रहा हूँ, बॉलिंग एवरेज इंप्रूव का मतलब होता है बॉलिंग एवरेज कम होना। तो बताओ यहाँ तक मैं लिख देता हूँ क्या, प्रीवियस मैच तक, और यहाँ तक मैं लिख देता हूँ क्या, टुडेज मैच, ये आज का मैच खेला। पहले उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी थी, 23,
आज के मैच में उसने 4 विकेटें ली 28 रन देकर, तो बताओ एवरेज कितनी होगी 7 की। इससे 1 रन इंप्रूव होगी, मतलब 23 थी तो अब कितनी होगी 22। तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ विकेट्स का रेशियो निकाल सकता हूँ। कैसे? ये 1 और ये कितना 15। कहने का मतलब आज अगर उसने 1 विकेट ली है तो उससे पहले तक उसने 15 विकेटें ली है। लेकिन आप कहोगे जी आज 1 नहीं ली, आज 4 ली है, मतलब 4 गुना है। इसका 4 गुना कितना होगा 60। आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टिल हिज लास्ट मैच, ठीक है, उसके अंतिम मैच तक। देखो यहाँ पे लिख दिया अंतिम मैच तक, और पिछले क्वेश्चन में क्या है देखो पिछले मैच तक। इसका मतलब देखो ये थोड़ी सी लैंग्वेज इसके अंदर क्या होती है कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन मैं कहता हूँ एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्लियरली बोलेगा बिफोर लास्ट मैच। इंग्लिश में पढ़ो आप, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ना। बिफोर लास्ट मैच का मतलब होता है पिछले मैच से पहले, ठीक है। यहाँ पे लास्ट मैच का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, लास्ट का मतलब एक पिछला भी होता है और एक अंतिम भी होता है। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, ये क्वेश्चन वाला हमारे को क्लियर करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, इसको अंतिम मैच तक। देखो इसने क्लियर लिख रखा है अंतिम मैच तक का मतलब क्या होता है, आज उसने अपना अंतिम मैच खेला है, उस तक उसने कितने विकेट ले लिए बताओ। 60 पहले ले रखे थे, 4 अब ले लिए, तो कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 64, ठीक है। ये है, तो ये थे बॉलिंग एवरेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको सारे के सारे समझा दिए हैं। अब आते हैं आपके पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान। इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं, बिल्कुल ईजी है। इन ए सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 45,000। एक सिटी की पॉपुलेशन 45,000 थी। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इंक्रीजेज बाय 5%। जो मेल है ना उसकी पॉपुलेशन 5% से बढ़ गई और फीमेल की पॉपुलेशन 8% से बढ़ गई। बताओ मेल और फीमेल दोनों बढ़ेंगे तो टोटल पॉपुलेशन भी तो बढ़ेगी। वो कितनी बढ़ गई, बढ़ के 45,000 से कितनी होगी 48,000 होगी। फाइंड द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल। आप रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। रेशो निकाल सकते हो, कैसे निकालें हम, मेरे को बताओ। यहाँ पे मेल है और यहाँ पे क्या है फीमेल है। 2 मेथड मैं इसके बताऊंगा, जो आपको आसान लगे वो कर लेना। मेल कितने बढ़े बताओ 5%, फीमेल कितनी बढ़ी 8%, और ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ी। अगर आपको ये पता लग जाए तो आप मेल और फीमेल का रेशियो पता लगा लोगे। लेकिन आप कहोगे सर ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ी, ये नहीं दे रखी। मैं कहता हूँ इसने दे रखी है पहले पॉपुलेशन 45 थी, अब बढ़ के कितनी होगी 48। तो ओवरऑल दे तो थी, इसने कितनी बढ़ गई बताओ 3,000। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 3,000 बढ़ी 45,000 के पीछे, यानी कि 1/15। 5 पे काट दो 3 और 20, यानी कि 20/3% बढ़ी। मैं कहता हूँ दे रखी है इसने ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी 20/3। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ गया। तो बस यहाँ से मेल और फीमेल का क्या आ गया रेशो। 24 में से आप 20 घटाओगे 4 और ये घटाओगे 5, तो यानी कि मेल और फीमेल का रेशो आ गया आपका कितना 4:5। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपसे अलग अलग संख्या भी पूछ लेता तो मैं तो वो भी बता देता। बताओ 4 और 5 9, 9 की वैल्यू कितनी 45। भाई ये स्टार्टिंग की होती है, ये जो रेशो है ना ये आज का नहीं है, ये क्या है स्टार्टिंग का है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में मेल और फीमेल थे उनका रेशो है। तो 5 9 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 20,000 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 25,000। यानी कि स्टार्टिंग में ये क्या है इनिशियली, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो रेशो निकल के आता है मेल और फीमेल का वो स्टार्टिंग के अंदर होता है, न कि नए का। नए का बिल्कुल भी नहीं है ये रेशो, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर वहाँ पे 20,000 मेल थे तो फीमेल कितनी थी 25,000, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक तो ये मेथड हो गया। जो मैंने किस पे लगाया बताओ, परसेंटेज के ऊपर। मैंने एलिगेशन लगाया परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। आप खुद देख लो कि क्वेश्चन आसान है या क्वेश्चन मुश्किल है, ये डिसाइड आपको करना है। परसेंटेज के ऊपर एलिगेशन लगाया। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट मेथड में मैं मेल और फीमेल की जनसंख्या के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा। आप देखना उससे कितना आसान हो जाएगा यही क्वेश्चन। अब मैं एलिगेशन लगाऊंगा किस पे, एलिगेशन लगाएंगे हम किस पे, ऑन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स पे। मैं ये कहता हूँ इस क्वेश्चन में मेरा ये कहना है कि मान लो 8 मेल कितने बड़े हैं 5% और फीमेल कितनी बड़ी है 8%। 5% और 8% सारे के सारे सिर्फ मेल ही बड़े होते तो बताओ पॉपुलेशन कितनी बढ़ती। भाई सारे के सारे मेल बड़े होते फीमेल ना बढ़ती, ठीक है। तो 5% 4500 का कितना होता है 2250 होता है, ये तो आप सारे जानते हो। सारे के सारे अगर मेल बढ़ते तो मैं कहता हूँ 2250 बढ़ जाती, ठीक है। अगर सारी फीमेल बढ़ती तो मैं कहता हूँ 8,000। 4500 का 8,000 कितना होता है 3600 होता है शायद। 8 चौके 32 और 5 अठे 40, यानी कि 3600। अगर सारी की सारी फीमेल बढ़ती तो कितनी बढ़ती 3600।
लेकिन कुछ मेल बढ़े कुछ फीमेल बढ़े, इसकी वजह से पॉपुलेशन कितनी बढ़ी 3000। 45 से 48 यानी कि कितनी होगी 3000। देखो मैंने कहा क्या कि मैं परसेंटेज की बजाय एग्जैक्ट वैल्यू पे भी एलिगेशन लगा सकता हूँ। कैसे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। 0 से 0 काट दो, 360 में से 300 घटाओगे 60 और 300 में से ये घटाओगे तो कितना आएगा आपका 75। तो ये भी कितना आ गया आपका 4:5। 15 के टेबल में काटोगे तो देखो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि परसेंटेज के ऊपर कैसे लगाते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू पे कैसे लगाते हैं। 5% मेल, 5% 4500 का होता है 2250। 8% फीमेल बढ़ी यानी कि कितनी बढ़ी 3600। ओवरऑल कितने बढ़े 3000। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा मेल और फीमेल का 4:5। ठीक है, आप ये मत समझना कि 2250 मेल बढ़ गए और 3600 ये बढ़ गए तो टोटल 3000 कैसे बढ़ गए। नहीं, मैं कहता हूँ अगर सारे के सारे मेल बढ़े होते तो वो 2250 बढ़ते, अगर सारी की सारी सिर्फ फीमेल बढ़ी होती तो वो बढ़ती कितनी 3600। लेकिन हुआ क्या, कुछ मेल बढ़े कुछ फीमेल बढ़े, इसलिए इससे ज़्यादा वैल्यू आएगी और इससे क्या आएगी कम। तो बढ़े कितने ओवरऑल 3000। ये मतलब है इस क्वेश्चन का। कभी आप ये समझने लग जाओ भाई मेल इतने बढ़ गए फीमेल इतनी बढ़ गई तो टोटल 3000 कैसे हो सकता है, नहीं, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन मैं बिल्कुल सेम वही करवा रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा खत्म। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वॉज दिस। 96,000 पॉपुलेशन थी और बढ़ के एक पॉपुलेशन कितनी होगी आपकी, देखो फीमेल और इसकी बढ़ने के बाद इतनी पॉपुलेशन होगी। तो नंबर ऑफ मेल्स निकालने हैं। जब आप रेशो ही निकाल पाओगे तो नंबर ऑफ मेल भी निकाल लोगे। यहाँ लिख लो मेल, यहाँ लिख लो फीमेल। मेल कितने बढ़े बताओ, मेल 8% से, फीमेल कितनी बढ़ी 5% से। तो या तो परसेंटेज के ऊपर लगा दो, ठीक है, और या फिर किसके ऊपर लगा दो एग्जैक्ट वैल्यू। मैं कहता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू पे भी आप आसानी से निकाल सकते हो। परसेंटेज देख लो इजीली निकाल सकते हो क्या। पहले पॉपुलेशन कितनी थी 96,000, अब कितनी होगी 1,02,720 यानी कितनी बढ़ गई 96 और 6 6720 बढ़ गई। 6720 किसके पीछे बताओ 96,000 के पीछे, इंटू में क्या हो जाएगा आपका 100। तो इसकी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, मेरे को लगता है परसेंटेज से आसान रहेगा क्योंकि आसानी से हो जाएगी। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 0 से 0 काट दो। 96 को इससे करोगे तो शायद 7 बार कट जाएगा। 96 गुणा में 7 करोगे ना ये कट ही जाएगा। तो मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई 7%। तो मेरे लिए आसान हो गया क्वेश्चन। कैसे आसान हो गया, क्योंकि परसेंटेज आ गई। तो मेल बढ़े कितने 8%, फीमेल बढ़ी कितनी 5% और ओवरऑल सारे मिला के कितने बढ़े 7%। तो आप निकाल लो, देखो 7 में से 5 गए 2, 8 में 7 गया 1। मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया आपका 2:1 रेशियो आ गया। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 96,000। तो ये कितने होंगे फिर बता दो मेरे को 64,000 और ये कितने होंगे 32,000। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग में मेल कितने थे, तो आंसर कितना आएगा आपका 64,000। तो देखो किसी क्वेश्चन को आप एलिगेशन से परसेंटेज पे लगा दो, किसी में एब्सोल्यूट वैल्यू पे लगा दो, लेकिन अलग अलग डिपेंड करता है किससे आसान पड़ेगा। अब यहाँ पे 8% आप निकालते तो 960 को 8 से गुणा करना पड़ता। मेरे को क्या लगा आसान परसेंटेज, क्योंकि सीधा ही 7% आ गया, पॉइंटों का कोई चक्कर ही नहीं था। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखा दिया। तो यही क्वेश्चन आते हैं जो पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसमें आप एलिगेशन दो तरह से लगा सकते हो, एक एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर और एक परसेंटेज के ऊपर। कैसे लगाते हैं ये मैंने दोनों क्वेश्चन के जरिए आपको समझा दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी करना चाहते हो कि एग्जैक्ट वैल्यू पे कैसे लगाते हो तो फिर मैं आपको वो बता देता हूँ। चलो इसमें देखो मेल अगर सारे के सारे मेल बढ़ते तो आप कहते हो सर 8% बढ़ेंगे किसका 96,000 का। अगर 96,000 का 8% हम निकालें तो वो कितना आएगा आपका बता दो। आपका आएगा वो 7680, वो ये आ जाएगा। अगर सारी की सारी फीमेल बढ़ती 5% कितना होता है इसका 4800। लेकिन हुआ क्या, कुछ मेल कुछ फीमेल बढ़े, इसकी वजह से कितने बढ़े आपके 6720 बढ़े। ठीक है, 6720 बढ़े। तो आप यहाँ से मेल और फीमेल का क्या निकाल सकते हो रेशो। आप क्या करो पहले कट कर दो 0 से 0, तो ये कट कर दो, फिर घटा दो 672 में से 480 घटाओ 172 और 20 कितना आ गया 192 आ गया। और इसमें से 738 में से ये घटाओगे 768 में से ये गए कितना आएगा आपका 96 आएगा। ठीक है, ये 96 तो 2 पे कट रहा है, 96 दूनी 192 होता है ना। तो देखो मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू पे भी निकाल के दिखा दिया, परसेंटेज के ऊपर भी निकाल के दिखा दिया। तो आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एब्सोल्यूट वैल्यू पे लगाएं या परसेंटेज पे, किसी पे लगा देना आंसर क्या आएगा सेम आएगा। और यही बिल्कुल सेम कंसेप्ट मैं लगाऊंगा किसके ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन पे। वहाँ पे भी मैं दोनों चीज़ों पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पे भी लगाऊंगा और परसेंटेज पे भी, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनिमल। ये ऐसे ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको परसेंटेज वाले टॉपिक में करवा चुका हूँ, लेकिन वहाँ मैंने एलिगेशन आपको नहीं बताया था। करने आपको परसेंटेज वाले मेथड से ये बिल्कुल मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को तो आप ओरली सोच के भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि जहाँ जहाँ एलिगेशन का आप यूज कर सकते हो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, ताकि आपके दिमाग में तो रहे ना कि इन क्वेश्चंस को एलिगेशन से भी ऐसे सोल्व किया जा सकता है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं।
एक मैन के पास 120 एनिमल है, जिनमें कुछ क्या है काऊ है और कुछ क्या है हैंस है। काऊ की कितनी टांगे होती है बताओ 4, और मुर्गी की कितनी टांगे होती है 2। ये आपको पता होना चाहिए, कोई बताएगा नहीं आपको। व्हेन लेग्स आर काउंटेड, कहता है आप सभी जानवरों की जब लेग्स काउंट करो ना तो वो 300 होती है। तो वो कितनी होती है 300, और टोटल जानवर कितने हैं 120, यानी कि कुछ जानवर उसमें क्या है काऊ है, कुछ जानवर क्या है उसमें मुर्गियां हैं। फाइंड द नंबर ऑफ काउज, आपको क्या निकालनी है नंबर ऑफ काउ। तो मैं आपको दोनों मेथड इसके बताता हूँ, बेसिक मेथड जो मैंने आपको परसेंटेज में करवाया है, और एलिगेशन। एलिगेशन के अंदर आप क्या करोगे, देखो एलिगेशन के अंदर आप क्या करोगे, आप यहाँ लिख लो क्या काउज, और यहाँ पे आप लिख लो हैंस। एक काऊ की कितनी टांगे होती है मेरे को बताओ 4, एक मुर्गी की कितनी टांगे होती हैं 2। यही होता है, एक काऊ की 4 टांगे होती है और एक मुर्गी की कितने टांगे होती है 2। अब टोटल जो लेग्स है वो कितनी है 300, टोटल लेग्स कितनी है 300। इन 300 लेग्स को अगर 120 जानवरों में आप इक्वल इक्वल बांट दो तो प्रत्येक जानवर को कितनी टांगे मिलेगी बताओ 2.5 मिलेगी। यानी कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर एक जानवर की टांगे कितनी है 2.5, क्योंकि एलिगेशन यही तो कहता है कि ओवरऑल हर एक जानवर के पास कितनी टांगे हैं 2.5। तो आप यहाँ से काऊ और हैन की नंबर्स का रेशो निकाल सकते हो। ये कितना आएगा 0.5, ये 1.5, यानी कि 1:3। तो मैं कहता हूँ अगर गायें 1 है तो मुर्गियाँ कितनी है 3। आप कहोगे सर टोटल तो कितनी है 120, तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 120, एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 30, मतलब 30 काऊ है, और हैंड्स कितनी है 90। आपसे पूछा क्या है नंबर ऑफ काऊ, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 30। ठीक है, एलिगेशन तो ऐसे लगेगा, यानी कि नंबर ऑफ लेग्स के ऊपर मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ। काऊ की लेग होती है 4, मुर्गी की होती है 2, ओवरऑल लेग्स पर जानवर के पास कितनी है 2.5। तो यहाँ से आप काऊ और हैंड्स की क्या है नंबर ऑफ एनिमल्स का रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, कि काऊ कितनी है और हैंड्स कितनी है। ये तो एलिगेशन हो गया, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा क्या बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या कहता है, वो होता है बहुत आसान, उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो बेसिक मेथड क्या होता है, इसमें मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे को ये बता दो, ये काऊ होती है और ये हैन होती है, इसकी कितनी होती है 4 टांगे और इसकी कितनी होती है 2 टांगे। मैं कहता हूँ सारी की सारी आप ये मान लो मुर्गियाँ हैं, सारी की सारी क्या मान लो आप मुर्गियाँ मान लो, सभी हैंस मान लो। मैं कहता हूँ सारी की सारी अगर मुर्गियाँ होती तो 120 जानवर है, तो आप कहते सर अगर सारी की सारी मुर्गियाँ होती ना तो आपके हिसाब से तो 120 गुणा में 2 यानी कि 240 लेग ही होनी थी, 240 लेग ही होनी थी। लेकिन क्वेश्चन में तो लेग कितनी दे रखी है 300, यानी कि 60 लेग्स क्या है एक्स्ट्रा है, 60 लेग क्या है एक्स्ट्रा। इसका मतलब सारी हैंड्स तो नहीं हो सकती, कुछ काऊ भी है। मैं कहता हूँ पर मेरे को तो ये बताओ कितनी काऊ है। आप कहोगे जी अगर एक हैन को एक काऊ से रिप्लेस कर दें तो 2 लेग्स एक्स्ट्रा होती है, 2 लेग्स क्या हो जाती है एक्स्ट्रा। और हमारे क्वेश्चन में कितनी लेग एक्स्ट्रा है 60, तो मतलब 60 को 2 से भाग करो यानी कि 30 काऊ होगी, क्योंकि हर एक काऊ के आने से 2 लेग एक्स्ट्रा मिलती है हमारे को। और हमें कितनी लेग एक्स्ट्रा चाहिए 60, मतलब हम 30 गायें को बुला लेंगे। तो गायें कितनी आ गई 30, और आपसे गायें पूछा है। तो बताओ ऐसे सोच के भी तो ये क्वेश्चन आप कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हो ना, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन मैं एलिगेशन से करा देता हूँ इस क्वेश्चन को आपको। इसमें कहता है एक आदमी के पास 130 घोड़े हैं, ड्यू टू सम इन्फेक्शन, उनके घोड़ों को क्या हो गया इन्फेक्शन हो गया लेग्स के अंदर। ऑफ सम ऑफ द हॉर्सेज 1 लेग ऑफ ईच इन्फेक्टेड हॉर्स वॉज कट, कुछ घोड़ों की टांगों में क्या हो गया इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उन घोड़ों की एक टांग को काट देना पड़ा। ठीक है, सभी की नहीं, कुछ घोड़ों की एक टांग हमने काटनी पड़ी। इससे नंबर ऑफ लेग्स कितनी होगी 505 होगी। नंबर ऑफ लेग्स कितनी होगी बताओ मेरे को 505। पहले लेग्स कितनी थी ये तो मैं वैसे ही बता दूंगा। कहता है कितने घोड़ों को इन्फेक्शन हुआ, पहले घोड़े कितने थे 130, हर घोड़े की 4 टांगे होती है यानी कि 520 टांगे थी। अब कितनी लेग्स होगी 505, इसका मतलब 15 लेग्स काटनी पड़ी और हर घोड़े की एक लेग्स कटी है। तो मुझे बताओ कितने घोड़ों को इन्फेक्शन हुआ था 15 घोड़ों को, यही तो पूछा है हाउ मैनी गोट इन्फेक्टेड, तो मतलब आंसर कितना आएगा 15। तो ये क्वेश्चन तो ओरल है, कुछ भी एलिगेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात, क्योंकि टोटल पहले 520 टांगे थी, अब काउंट करी तो अब होगी 515, यानी कि 15 टांगे आपने काट दी और हर घोड़े की एक टांग कटी है, इसका मतलब 15 घोड़ों की टांगे कटी है। और किन की टांगे कटी है, जिनको इन्फेक्शन हुआ था, यही पूछा है। बताओ कितने घोड़ों को इन्फेक्शन हुआ था, तो 15 घोड़ों को इन्फेक्शन हुआ था। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। ये देखो इसमें ये रैबिट और पिजन वाला क्वेश्चन है, वही बात, रैबिट की कितनी टांगे होती है 4, पिजन की कितनी टांगे होती है 2, जैसे किसकी थी अपनी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है,
इफ़ हेड्स आर काउंटेड, अगर उनके सबके सिर काउंट करें ना तो वो 200 है। एक जानवर का एक ही सिर होता है, इसका मतलब टोटल एनिमल कितने हैं उस जू में, 200 है। लेग्स को काउंट करें तो कितने बैठते हैं, 580। तो बताओ पिजन कितने हैं, पिजन, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे रैबिट है, यहाँ पे कितने पिजन। रैबिट की कितनी टांगे होती है, 4, इसकी कितनी होती है, 2। मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ किसके ऊपर, नंबर ऑफ लेग्स के ऊपर। अच्छा, टोटल लेग्स कितनी है, 580। मैं कहता हूँ 200 जानवर में इक्वल इक्वल बांट दो, तो आप कहोगे जी 2.9 लैक्स एक जानवर को मिलेगी, तो मैं कहता हूँ दे दो 2.9 लैक्स, ठीक है, एक जानवर को। इनकी काउंटिंग का रेशो आ जाएगा, ये 0.9 और ये 1.1, यानी कि 9:11। मैं कहता हूँ उस जू के अंदर, उस चिड़ियाघर में जो नंबर ऑफ रैबिट्स और नंबर ऑफ पिजन्स का रेशो है ना, वो 9:11 है। आप कहोगे जी 9 और 11 टोटल होता है 20, 20 की वैल्यू 200 है, तो इसकी वैल्यू 90 और इसकी वैल्यू 110। आपसे पूछिए क्या गया, पिजन, पिजन की वैल्यू पूछिए तो कितना आ गया आपका 110। अगर बेसिक मेथड देखना है तो परसेंटेज के चैप्टर में मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है, पिछला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, उससे कर लेना। एलिगेशन से करना है तो मैंने ये एलिगेशन आपको बता दिया, ठीक है। ये देखो, ये वही है, बिस्किट खाते हैं कुछ कुत्ते हैं, कुछ क्या है, बिल्लियाँ हैं। एक जो है ना आदमी के पास मान लो 10 पेट है, पालतू जानवर है, कुछ उसमें से डॉग्स है, कुछ उसमें क्या है, कैट है। एक डॉग 6 बिस्किट खाता है, एक कैट 5 बिस्किट खाती है, टोटल 56 बिस्किट खाए गए हैं। तो बता दो कितने डॉग है। मैं कहता हूँ यहाँ पे डॉग लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, कैट। मैं नंबर ऑफ बिस्किट्स के ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूँ, जैसे नंबर ऑफ लेग्स के ऊपर लगाया था, यहाँ नंबर ऑफ बिस्किट्स के ऊपर। डॉग खाता है 6 बिस्किट, कैट खाती है 5 बिस्किट, कुल 56 बिस्किट खाए हैं टोटल 10 जानवर ने, यानी कि प्रत्येक जानवर ने ऑन एन एवरेज 5.6 बिस्किट खाए हैं। तो एवरेज बीच में लिखते हैं, ये कितना हो गया 0.6, ये कितना हो गया 0.4, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2, यानी कि नंबर ऑफ डॉग और नंबर ऑफ कैट का जो रेशियो है वो 3:2 है। आप कह रहे हो सर टोटल तो 10 है, तो मैं कह दूंगा 6 क्या है आपके डॉग है और 4 क्या है आपकी कैट है। आपसे पूछा क्या है, डॉग, तो आपका आंसर कितना आएगा 6। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है कि एलिगेशन लगाते कैसे हैं। सबसे मेन बात तो ये है ना, किसके ऊपर लगाएंगे, नंबर ऑफ बिस्किट्स के ऊपर, नंबर ऑफ लेग्स के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन को आप ओरली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये देखो एक और क्वेश्चन है इसमें, देर आर रैबिट्स एंड पिजन, वही रैबिट और पिजन वाला क्वेश्चन है। अगर उनके सिर को काउंट करें तो 100, मतलब टोटल जानवर कितने हैं 100। अगर लेग्स को काउंट करें तो कितनी है 290। आपको नंबर ऑफ रैबिट्स बताने हैं, तो यहाँ पे लिख दो रैबिट्स, यहाँ पे लिख दो पिजन। रैबिट की 4 टांगे, पिजन की 2 टांगे, टोटल 290 टांगे हैं 100 जानवर की, यानी कि प्रत्येक जानवर के हिस्से आई 2.9 टांगे। ये कितना आएगा 0.9, ये 1.1, यानी रेशियो कितना हो गया 9:11। टोटल कितने बताओ 100, तो ये कितने हो गए 45, ये कितने हो गए 55। आपसे पूछा क्या नंबर ऑफ रैबिट्स, तो आंसर कितना आएगा आपका 45, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, एलिगेशन से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि एलिगेशन का रूल सिंपल इंटरेस्ट के किस तरह के क्वेश्चंस में आप कर सकते हो। मैं बिल्कुल बेसिक आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ और आपको सब कहानी समझ आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन से देखो, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहता है। क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से, एक क्वेश्चन समझ लो, सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। इसमें कहता है 1500 रुपये इन्वेस्ट करे एक इंसान ने 2 पार्ट में, सच दैट वन इज इन्वेस्टेड एट 6% एंड अदर इज 5%। यानी कि 1500 रुपये आपके पास है, मान लो आप किसी को उधार देना चाहते हो, लेकिन आपने एक ही बंदे को सारे पैसे उधार नहीं दिए। एक ऐसा बंदा है जो कहेगा मैं 6% रेट दूंगा, कुछ पैसा आपने उसको उधार दे दिया, कुछ पैसा आपने 5% वाले को उधार दे दिया। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के बाद आपको 85 रुपये का प्राप्त हुआ, यानी कि उन दोनों बंदों से मिला के आपको कुल 85 रुपये ब्याज के मिल गए। कहता है हाउ मच वॉज इन्वेस्टेड एट 5%। तो बताओ जिस व्यक्ति को आपने 5% की रेट पे पैसा उधार दिया था, उसको कितना पैसा आपने उधार दिया था। तो मैं एलिगेशन लगाता हूँ इस पर, ठीक है। एलिगेशन कैसे लगाएंगे देख लो, एलिगेशन से बता देता हूँ मैं क्या होगा। कुछ पैसा दिया 6% की रेट से, कुछ दिया 5% की रेट से, ठीक है। आप मेरे को बस ये बता दो ओवरऑल इसको कितने परसेंट ब्याज प्राप्त हुआ। आप कहोगे सर ओवरऑल इसको 85 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ 1 साल में, और कितने पे 1500 पे। तो परसेंटेज तो मेरे ख्याल से ऐसे ही निकाली जाती है कि कितने परसेंट प्राप्त हुआ। आप कहोगे जी 17/3% इसको ब्याज मिला 1 साल में। मैं कहता हूँ फिर इसको 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो, क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन हटानी है। ये कितना आ गया 17, ये कितना आ गया 18 और ये कितना आ गया 15। रेशो निकाल लो, 17 और 15 का गैप 2, 18 और 17 का 1। अब ये रेशो पता है क्या आ गया, ये अमाउंट का रेशो आ गया। कहने का मतलब कितना कितना पैसा आपने उधार दिया था, ये उसका रेशो आ गया। कहने का मतलब ये है कि आपने 6% पे और 5% पे जो जो पैसा उधार दिया था उसका रेशो कितना है 2:1। 2 और 1 का रेशो है कितने को, 1500 को 2 और 1 में बांट सकते हो आप। ये कितना हो गया 1000 और ये कितना हो गया 500। आपसे पूछा क्या है 5% वाला, यानी कि ये वाला। तो 5% पे आपने
कितना पैसा उधार दिया, 500 रुपये, ठीक है। तो एक तो मैंने एलिगेशन लगाया किसके ऊपर, रेट के ऊपर, एलिगेशन मैंने लगा के दिखा दिया आपको रेट पे, यानी कि दोनों की रेट और ओवरऑल आपको कितने परसेंट इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, 17/3%। तो मैंने रेट के ऊपर लगाया। अब मैं लगाता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर, ध्यान से देखना। अब मैं लगा रहा हूँ किस पे, एलिगेशन ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा। अब देखना कौन सा मेथड आपको आसान लगता है। मैं कहता हूँ अगर सारा का सारा पैसा इसने 6% की रेट पे ही उधार दिया होता, अगर सारा का सारा पैसा इसने 6% की रेट पे उधार दिया होता, तो मुझे बताओ 1500 पे 6% ब्याज मिलता है इसको। 1500 का 6% सब जानते हैं कितना होता है, 90 रुपये। अब आप सोचो सारा का सारा पैसा अगर इसने 5% पे ही उधार दिया होता तो 1500 का 5% होता है 75, तो इसको मिलता 75 रुपये ब्याज। लेकिन कुछ पैसा इसने 6% की रेट से, कुछ 5% की रेट से उधार दिया, तो ब्याज इसको कितना मिला, 85। अब आप देख लो इनकी अमाउंट का रेशो कितनी आसानी से निकाल सकते हो। ये कितना आ गया 10, ये 5, ये कितना आ गया 2:1। और मैंने बताया एलिगेशन में जब आप रेशो निकाल दिया ना, उसके बाद तो क्वेश्चन आपका खत्म ही हो जाता है। देखो यहाँ से भी मैंने 2:1 निकाला था, यहाँ से भी। वो किस पे लगाया मैंने, रेट पे, और ये किस पे लगाया, एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर। आप खुद देख लेना कि रेट पे आसान है या एब्सोल्यूट वैल्यू पे। आसान मुश्किल एक्चुअली कुछ नहीं होता, कई बार डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। डाटा कई बार ऐसा आ जाता है कि रेट से क्वेश्चन आसान हो जाता है, कई बार ऐसा आ जाएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू से आसान हो जाएगा, तो वो आपको देखना है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए कि वास्तव में इनका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि सारा का सारा पैसा अगर उसने 6% की रेट पे ही उधार दिया होता तो उसको 90 रुपये का ब्याज मिलता। अगर 5% पे दिया होता तो 75 का, लेकिन मिला कितना, 85 का। क्यों? क्योंकि उसने ना तो सारा पैसा 5% की रेट पे उधार दिया, ना 6% पे, बल्कि कुछ पैसा 5% पे दिया, कुछ पैसा 6% पे। इसलिए इन दोनों की कोई ना कोई बीच की वैल्यू प्राप्त हुई। बीच की वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि इनकी एवरेज नहीं, एवरेज तो तब प्राप्त होती जब आपने इक्वल पैसा उधार पे दिया होता, लेकिन यहाँ पे तो 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो एवरेज तो आ ही नहीं सकती ना। ये है क्वेश्चन का मतलब। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन। यहाँ पे मैं किस पे लगा रहा हूँ एलिगेशन, मैं एब्सोल्यूट वैल्यू पे लगाऊंगा क्योंकि मेरे को आसान लग रहा है। 5000 रुपये एक आदमी ने इन्वेस्ट करे 2 पार्ट में, एक को 4% पे, दूसरे को 5% पे, और इस तरह से ओवरऑल जो उसको अमाउंट प्राप्त हुई ना आफ्टर 2 ईयर, ये ध्यान से देखना, 2 साल के बाद इसको 5440 रुपये मिले। 2 साल के बाद 5000 जमा करवाए थे, 5440 मिले। आप मेरे को बता दो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 440 हो गया ना। लेकिन ये तो 2 साल का है, तो मैं 1 साल की बात करूँगा, कितना हो गया 220। यानी कि 1 साल में इसको टोटल 220 रुपये का ब्याज मिला है। तो बताओ 5% पे इसने कितना पैसा उधार दिया, तो मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे कितना 4% वाला, यहाँ पे 5%, मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर सारा का सारा पैसा इसने 4% पे उधार दिया तो 5000 का 4% आप सभी जानते हो 200 रुपये होता है, ठीक है। अगर सारा का सारा पैसा इसने 5% पे उधार दिया होता, 5000 का 5% होता है कितना, 250। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ इसने 5% पे और कुछ 4 पे उधार दिया, जिसकी वजह से ब्याज मिला इसको 220। तो बताओ आप रेशो निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल आसान है रेशो निकालना। 250 और 220 का गैप होता है कितना, 30। इनका गैप होता है कितना, 20। तो यानी कि रेशो कितना आ गया, 3:2 आ गया। 3:2 आ गया। 5000 रुपये टोटल है, इसका मतलब ये कितने हो गए 3000, और ये कितने हो गए 2000। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है 5% की रेट। 5% कौन सी है, सेकंड वाली। तो आंसर कितना आ गया आपका 2000। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये ध्यान रखना है कि पहले 4% लिखा है, 5% लिखा है, कुछ भी लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूछा क्या गया 5%, तो 5% वाली इधर है, तो इधर वाला ही क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आपसे रेट पे निकाल लेना। रेट पे क्या पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, और इससे क्या पड़ रहा है, आसान, क्योंकि रेट क्या आएगी आपकी पॉइंटों में आएगी, और ये आपकी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही मेथड से करना पसंद करता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं भी इसको भी मैं क्या है आसान बना दूंगा। कैसे? ए मैन लेंड्स ए टोटल 3000 रुपीज़ टू हिज 3 फ्रेंड। अब की बार 2 फ्रेंड नहीं है, अब की बार 3 फ्रेंड की बात आई है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे उसने उधार दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 से 5%, इससे 10%, इससे 15% मिलती है। इफ़ द मनी लैंड टू सेकेंड पर्सन इज 15,000। 3 पर्सन है, मान लो ए बी सी। इस सेकंड पर्सन की बात आ गई, इसको हमने 15,000 रुपये उधार दिए थे, 1500 सॉरी। टोटल कितने पैसे उधार दिए थे, 3000। अगर 1500 इसको दे दिए तो मुझे बताओ इन दोनों को मिला के कितने दिए, फिर हमने 1500 दिए होंगे, ठीक है। एंड टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर, ये ध्यान से पढ़ना। 2 साल के बाद टोटल हमें इतना ब्याज प्राप्त हुआ, टोटल इंटरेस्ट हमें इतना प्राप्त हुआ। अच्छा, बी से हमारे को कितना ब्याज मिलता है बताओ।
10%। 10% एक साल में कितना हो गया बताओ, 150। तो 2 साल के अंदर क्या हो गया आप सर, 150 गुना में 2, 300 रुपये ब्याज तो इससे ही मिल गया हमारे को। और टोटल ब्याज कितना मिला था 2 साल में हमें, 650। 300 तो इससे ही मिल गया, बाकी दोनों से कितना मिला, 350 मिला। ठीक है, मैं कहता हूँ अब इस बी को मैं क्वेश्चन से बाहर कर दूंगा। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, थर्ड पर्सन की। मैं इस बी को इस क्वेश्चन से बाहर कर दूंगा, कैसे करूँगा वो देखो। अब मैं कहता हूँ बी से अपने को 300 रुपये ब्याज मिला, तो यानी कि ए और सी से मिला के हमारे को कितना ब्याज मिला होगा, 350। लेकिन गलती मत कर देना, ये 350 क्या है, 2 साल का है। तो 1 साल का कितना होगा, मैं 1 साल के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, हमेशा 175 रुपये ब्याज मिला, कितने साल का बताओ, 1 साल का। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए और सी की। ए से ब्याज मिलता है आपको कितना, 5%, सी से मिलता है 15%। मैं कहता हूँ अब बात कितने की करेंगे, अब 3000 की नहीं करेंगे। अब 3000 में से 1500 रुपये तो हमने बी को ही दिए थे ना, तो यानी कि ए और सी को मिला के कितने पैसे दिए हैं हमने, 1500। अब मैं 1500 की बात करूँगा क्योंकि मैंने बी को क्वेश्चन से बाहर कर दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि बी था ही नहीं, आपने ए और सी को सिर्फ 1500 रुपये उधार दिए और 1 साल के अंदर आपको ब्याज मिलता है दोनों से मिला के कितना, 175 रुपये। मैं कहता हूँ अगर ये सारे के सारे पैसे आपने ए को ही उधार दिए होते, किस रेट पे, 5% पे, तो 1500 का 5% आप कहते सर सिर्फ ब्याज मिलता है हमारे को कितना, 175 रुपये। अब मैं कहता हूँ चलो ठीक है, सारे के सारे पैसे अगर आपने सी को ही उधार दिए होते तो 1500 का 15% होता है 225 रुपये। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ पैसा ए को उधार दिया, कुछ सी को, जिसकी वजह से आपको ब्याज मिला कितना, 175। तो रेशो निकाल दो, रेशो कितना आ गया, ये 50 और ये कितना आ गया, 100। यानी कि ए और सी को जो आपने पैसा उधार दिया है वो किस रेशो में दिया है, 1:2 में। और टोटल कितना था, 1500। टोटल 1500 को 1:2 में बांटना कितना मुश्किल है, ये कितना है आपका 500 और ये कितना है आपका 1000। आपसे पूछा क्या है, सी को कितने पैसे उधार दिए, थर्ड फ्रेंड को हम सी मान के चल रहे हैं, 1000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझा दी कि बी जो था ना, बी को आप क्वेश्चन से बाहर कर दो। आप ये मान लो कि बी था ही नहीं क्वेश्चन में, आपने बाकी के 1500 रुपये ए और सी को उधार दिए और दोनों से मिला के 350 रुपये 2 साल में ब्याज मिला। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 175। अगर आप सारा का सारा पैसा इसको देते 5% की रेट पे ए को, तो आपको ब्याज मिलता सिर्फ 75 रुपये। ठीक है, क्योंकि 1500 का 5% कितना होता है, 75। अगर आप सारा का सारा इसको देते तो 1500 का 15%, 15 गुना 15 कितना होता है, 225। तो ये होएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ पैसा आपने ए को दिया, कुछ सी को, जिसकी वजह से आपको ब्याज मिला 175। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इनको जितना जितना पैसा हमने उधार दिया था उसका रेशो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये एक और देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है। संजू के पास 15,000 रुपये थे, उसने कुछ पैसा 7% पर एनम पे उधार दिया और बाकी 10% पे उधार दिया, और ऐसे 1 साल के बाद उसको 1290 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिला। फाइंड द अमाउंट्स गिवन ऑन डिफरेंट रेट। दोनों निकालनी है कि 7% वाली कितना पैसा उधार दिया और 10% पे कितना। ठीक है, ये 7% लिख देता हूँ मैं, 10 मैं अमाउंट पे लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अमाउंट पे लगाना बहुत आसान लग रहा है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, क्योंकि मेरे को देखो, मैं कहता हूँ सारा का सारा पैसा अगर मेरे को 7% पे उधार दिया होता तो 1500 का 7% 1050 होता है, 15 7 150 होता है। ठीक है, 10% पे दिया होता तो 1500 ब्याज मिलता, लेकिन मिला कितना मेरे को, 1290। तो मुझे पता लग गया कि एलिगेशन से मैं इन दोनों अमाउंट्स का रेशो निकाल सकता हूँ। रेशो के लिए भी मैं 1 0 से 1 0 कैंसिल कर रहा हूँ। ये कितना आएगा, 21, और ये कितना आएगा आपका 24। तो इसको 3 पे काट दो, 7 और कितना आ गया, 8। तो ये तो बहुत आसान आ गया। 7 और 8 की वैल्यू कितनी, 15। तो यानी कि ये कितना पैसा है आपका, 7000, और ये कितना है आपका, 8000। तो मैंने आपको देखो बता दिया कि रेट के ऊपर एलिगेशन लगाने से अच्छा है किसके ऊपर लगाओ, एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शन वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं होता। आप बहुत आसानी से चीज़ों को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, मेरा काम है कि सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके, जितने भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, मैं सारे क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और तब जाके आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ये नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसके ऊपर 2 क्वेश्चन करवा दिए और छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ सिंपल इंटरेस्ट पे एलिगेशन कहाँ कहाँ लग सकता है, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, मैं आपको सारे करवा दूंगा। आपको कहीं इससे अलावा कोई क्वेश्चन मिलने वाला है नहीं। इसमें कहता है 1.5 लाख रुपए हमारे पास टोटल थे, उसका एक पार्ट हमने 10% पर एनम की रेट से उधार दिया और बाकी को 7% की उधार दिया। टोटल इंटरेस्ट हमारे को 5 साल के बाद 60,000 मिला। तो फाइंड द मनी लेंट एट 7%, यानी कि कुछ पैसा हमने 10% पे उधार दिया, कुछ 7% पे उधार दिया। अब आप बताओ मेरे को, ये इंटरेस्ट आपको 5 साल में अगर 60,000 मिला है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 12,000। क्योंकि मैं कहता हूँ, मैं 1 साल की बात करता हूँ, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिला मेरे को, 12,000। मैं कहता हूँ अगर सारा का सारा पैसा
10% पे उधार दिया होता तो 1.5 लाख का 10% होता जी 15,000, तो 15,000 ब्याज मिलता। अगर 7% पे दिया होता तो 15 सत्ते 105 यानी कि 10,500 मिलता। लेकिन ब्याज कितना मिला आपको 12,000 यानी कि कोई बीच की वैल्यू मिली है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ आप इनसे क्या निकाल लो, अमाउंट्स का रेशियो निकाल लो। 2 जीरो अगर कट रही है तो काट दो। 105 और 120 में डिफरेंस होता है 15, इनमें डिफरेंस होता है 30 का, तो यानी कि 1:2 आ गया। तो 1:2 को 1.5 लाख में 1.5 लाख रुपए को इसमें बांटना, तो ये कितना होएगा 50,000 और ये आपका कितना होएगा 1 लाख। तो आपको निकालना क्या है 7% वाला, 7% वाला कौन सा है बाद वाला, तो यानी कि 1 लाख आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान से करना है, कभी 50,000 टिक कर दो भाई, इतनी अगर बेवकूफ़ी करोगे तो पूरी मेहनत से जो इतने आपने पढ़ाई की है पूरा साल, वो एक क्वेश्चन की वजह से आपकी बेकार होएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें गलती नहीं करनी, सिली मिस्टेक्स का तो कोई भी खाना है ही नहीं मैथमेटिक्स में। ठीक है, आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप निकाल रहे हो जो चीज़ उसके अंदर उसका आंसर कहाँ छुपा हुआ है, वही आंसर आपको देना है। ठीक है, तब आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। 80,000 एक आदमी ने इन्वेस्ट करे 2 स्कीम में, एक देती है 8% पर एनम की रेट से और एक देती है ब्याज 6% की रेट से। एट द एंड ऑफ 3 ईयर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 3 साल के एंड में उनको 18,000 ब्याज मिला। एक 8% वाली स्कीम है, एक 6% वाली स्कीम है। मैं कहता हूँ मैं हर बार एक पे काम करूँगा, एक साल पे। 3 साल में 6,000 तो 18,000 एक साल में कितना हो गया 6,000। मैं कहता हूँ अगर सारा का सारा पैसा मैंने 8% पे उधार दिया होता तो 8 × 64 यानी कि 6400 ब्याज मिलता। अगर 6% पे दिया होता तो 8 × 6 = 4800 ब्याज मिलता। लेकिन मिला कितना ब्याज मेरे को ओवरऑल 6,000 का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कुछ पैसा 8% पे और कुछ पैसा 6% पे उधार दिया। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया बताओ मेरे को, 2 जीरो 2 जीरो काट दो, ये कितना आ गया 12 और ये कितना आ गया आपका 4, तो यानी कि 3:1। 3 और 1 कितना होता है 4, 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 80,000, तो 3 की वैल्यू कितनी बताओ 60,000 और इसकी वैल्यू कितनी 20,000। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है 8% वाला, 8% वाला कौन सा है पहला, तो आंसर कितना आ गया आपका 60,000 आ गया। ठीक है, आपको पेपर के अंदर 20,000 भी ऑप्शन में मिलेगा, 60,000 भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, लेकिन आपको वो ऑप्शन टिक करना है जो आपसे पूछा गया 8% वाला। इसलिए मैं पहले ऊपर लिख के चलता हूँ। ठीक है, हर बार लिखूंगा मैं, कभी भी देख लेना आप, ताकि बाद में मेरे को सोचना ना पड़े कि ये 8% वाला कौन सा है और ये 6% वाला कौन सा, क्योंकि उसमें एक तो बाद में टाइम वेस्ट होता है और एक जल्दबाजी में मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। इसलिए पहले से आप लिख के चलो चीज़ों को कि ये 8% वाला काम कर रहे हैं हम, ये कितना कर रहे हैं 6% वाला। ठीक है, बाद में दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो ये आपके क्वेश्चन थे सारे के सारे सिंपल इंटरेस्ट पे। तो मैंने अब 5 टाइप के क्वेश्चन आज के लेक्चर में आपको पढ़ाए हैं और अब 3-4 टाइप के मैं क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा और फिर हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसके अंदर जितने भी टफ क्वेश्चन हमारे पेंडिंग रह गए वो सारे के सारे मैं वहाँ पे करवा दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस दिन मैं आपको बोलूँगा कि एलिगेशन खत्म हो गया, आपको कहीं पर भी किसी PDF में, किसी लेक्चर के अंदर, किसी बुक के अंदर इससे कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं मिलेगा। अलग का मेरा मतलब होता है डाटा चेंज हो जाएगा, 3,000 की जगह वो 4,000 कर देगा, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाता है। कॉन्सेप्ट आपको नया नहीं मिलने वाला। आप 100% क्वेश्चंस को CGL मेंस लेवल के हिसाब से आप उस दिन से लगा के देख लेना। पूरा लेक्चर सुनने के बाद हर लेक्चर का एक एक क्वेश्चन अगर आपको 100% तरीके से आता है, आप कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।